स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज होल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और ये हड़प्पा सभ्यता का स्पेशली नगर योजना का कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 आप सभी के पास में अगर बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को समझ रहे हैं या फिर एंशिएंट हिस्ट्री को जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की। तो सही आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कांस्य युग के कारण ऐसे क्वेश्चन भी आप सभी के पेपर में बनता है। हड़प्पा संस्कृति, फिर 2 कॉलम आपके ऐसे आएंगे और उसके बाद में लिखा आएगा कांस्य युगीन नगरीकरण का वर्णन करें। अगर कांस्य युगीन नगरीकरण का वर्णन अगर ये भी आ रहा है या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है हड़प्पा की नगरीकरण की विशेषता बताइए, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे, आप सभी को ध्यान रखना है 1853 में एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, जिसे अभियंता यानी इंजीनियर भी कहते हैं, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके नेतृत्व में भारत के अंदर खुदाई शुरू हुई। यानी हिस्ट्री का अध्ययन आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो करता है, उस तरीके से ऐतिहासिक चीज़ों का उत्खनन शुरुआत हुआ और उन्हें कई सारे महान जो है अवशेष या अन्वेषण बोले हैं, उनसे एक ही बात है, अवशेष प्राप्त हुए। और सबसे पहले उन्हें हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति की कुछ मोहरें दिखाई दी, परंतु मोहरों के ऊपर अगर हम देखें तो एक तो वृषभ, वृषभ एक पशु का नाम है। किसका नाम है? पशु, पशु का नाम है। और कुल के कुछ अक्षर हमें अंकित दिखे, यानी कुछ 6 अक्षर उस पे हमें चिन्हित दिखे, लेकिन उस समय वो उनका महत्व नहीं जान सके। कौन? कनिंघम। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जो चिन्ह है, वो प्रमाण है, वो किसको मिले थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को मिले थे। परंतु ये ज्यादातर किताबी बातों पर यकीन करते थे, किताबी बातों पर यकीन करते थे, इसीलिए ये क्या नहीं कर पाए, हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं कर पाए। और आगे चलकर जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग में एक तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की, तो उस समय कई संभावनाएं उभरी और इन्होंने इस समय दयाराम साहनी जो है खुदाई करता की एक तरीके से लीड कर रहे थे। और उस समय भारत के जो पुरातत्वविद ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसका नाम था सर जॉन मार्शल। अब यहाँ पर समझना, देखो हमारे यहाँ पर क्या था, भारत पर ब्रिटिश का कब्जा था और भारत पर ब्रिटेन का कब्जा होने की वजह से ब्रिटेन की हुकूमत हम पे चलती थी। तो हालांकि सारा काम दयाराम साहनी ने किया था, परंतु उसका क्रेडिट जो है वो सर जॉन मार्शल को जाता है। आप लोगों ने क्लास 12th में इसको पढ़ा भी होगा। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, क्योंकि ये उस समय, क्योंकि भाई हमारे बड़े अधिकारी थे तो बड़े अधिकारी का नाम पहले लिया जाता है, इसीलिए प्राय उस समय के इतिहास में एक तो दयाराम साहनी और दूसरा राखल दास बनर्जी। ठीक है, एक ने तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो दयाराम साहनी है उन्होंने किसकी हड़प्पा, हड़प्पा आप सभी को पता है कि भाई अभी वर्तमान समय में क्या है, पाकिस्तान में, कहाँ पर वर्तमान समय में, पाकिस्तान में एक स्थान है, पाकिस्तान में स्थान का नाम है, स्थान है हड़प्पा। इसे हड़प्पा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण है वो हड़प्पा नामक स्थान पे दिए गया, जो कि पाकिस्तान में, इस वजह से हड़प्पा नाम के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पर राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज करी थी? मोहनजोदाड़ो कह लो या मोहनजोदड़ो कह लो, एक ही बात है, इस सिंध में था। और दूसरी बात अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं हम, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर जो इसकी बस्तियां मिली है, अधिकतर बस्तियां जो मिली है, ये जो बस्तियां हैं ये मुख्य रूप से आप कहाँ देखोगे, तो इन बस्तियों को आप मुख्य रूप से जितनी भी सिंधु नदी और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितनी बस्तियां हैं, एक तो सिंधु नदी, आप सभी को ध्यान रखना है, जिसको इंडस रिवर, सिंधु नदी, या फिर जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज रही है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां, उनके आसपास में ही हमें क्या मिली है, इनके बस्तियां मिली है। जैसे हम इसमें हड़प्पा सभ्यता की कई बस्तियों के बारे में जिक्र करेंगे, जैसे राजस्थान में कौन सी थी, गुजरात में कौन सी थी, बिहार में तो थी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, इसके बाद में बलूचिस्तान में क्या क्या थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद में ध्यान रखना है 1934 में सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई खुदाई के बाद में
इस भारत का जो सारा काम था वो अपने ऊपर ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। और हड़प्पा की जो खोज है इसका श्रेय किसको जाता है? सर जॉन मार्शल को ही जाता है, क्योंकि अंग्रेजी अधिकारी यही थे। हड़प्पा सभ्यता की काल की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग माना जाता है, परंतु लगभग आप डेट याद रखना 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसके बाद में नष्ट हो गई। इसके अलावा इसे हम देखो दो दो नाम से जानते हैं, एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरी बात है हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पर कांस्य युग की सभ्यता। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ऐसी आप सभी के लिए हिस्ट्री की बुक्स भी है जो मार्केट में आ चुकी है। और हिस्ट्री की बुक जो है आपकी, इन बुक्स को भी आप देख सकते हो, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। जो भी आप सभी के पेपर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान शब्दों में अच्छे से बच्चा समझ सकता है। मेरे द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, मैंने पूरा ही इसको किया है, राजनीति विज्ञान वाले को भी और हिस्ट्री को भी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ऐसी कोई बुक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता कि आप अपने डाउट्स को ऑनलाइन भी पूछ सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल है। तो भाई तीन नाम आएंगे इसके, आपने देखा हड़प्पा सभ्यता की, सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है कांस्य युग की सभ्यता, और तीसरे नंबर पे आता है आप सभी का कांस्य युग की सभ्यता। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय कांस्य का जो उपयोग है काफी ज्यादा होने लगा था। सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब हम बात करेंगे इसके भौगोलिक विस्तार की, तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था आप सभी को ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युग की सभ्यता, ये सब इसी के नाम है। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1921 में इसके जो सबसे पहले अवशेष जो है वो सबसे पहले कहाँ पर मिले? हड़प्पा नामक आधुनिक स्थान जो है पाकिस्तान में, वहीं पर मिले थे। इसके अलावा हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति ज़्यादातर जो है सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही रही, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अलावा ये किन प्रदेश में थी? तो ये सिंध प्रदेश में, बलूचिस्तान में, गुजरात में, है ना, पंजाब में, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये आसानी से हमें देखने को मिलती है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये स्थान है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। इसके अलावा इसका फैलाव जम्मू कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक था। बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। लगभग यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,000 लगभग इतना इसका क्षेत्रफल था। कितना? 12,99,000 इसका क्षेत्रफल था। और ये सभ्यता किन किन से व्यापार करती थी? तो मिस्र से, मेसोपोटामिया से, ओमान से, ध्यान रखना है आप सभी को, ओमान से और यमन से, इन सभी जगहों से ये व्यापार किया करती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। और हड़प्पा सभ्यता में लगभग आप देखेंगे 2,800 स्थलों का पता लग चुका है, जिसमें से हड़प्पा के ज़्यादातर ऐसे स्थान हैं जिनके लिंक हड़प्पा से ही मिले। इस वजह से हमने ये अनुमान लगा लिया है कि ये इसी सभ्यता से लिंक थी और इसके आसपास ही है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में 7 प्रमुख नगर माने जाते हैं। एक तो पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदाड़ो, तीसरा चनोदड़ो, चौथा जो है गुजरात में लोथल, पांचवा नगर की बात करें तो राजस्थान में कालीबंगन इसे नाम या कालीबंगा नाम इसे इसलिए दिया क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ या करचियाँ यहाँ पर ज़्यादा मिली है। छठा नगर अगर हम बात करें तो हरियाणा का बनावली, और सातवें नगर की बात करें तो धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। ये भी एक प्रमुख नगरों में से एक है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में धोलावीरा गुजरात में है, जो कि दुर्ग रूपी निर्माण किया गया था। जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो के बारे में, कि भाई इसके 2 नगर मिले, एक तो दुर्ग मिला है और एक निचला शहर। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से ज़्यादा संपन्न एक समय में कौन हुआ करता था? धोलावीरा हुआ करता था, लेकिन समय की मार की वजह से ये थोड़ा सा पिछड़ गया। नगर संरचना की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर कई सारी नगर योजना की बात है, नगर नियोजन की बात है। हड़प्पा सभ्यता में जैसे फॉर एग्जांपल हम नगर नियोजन इसका यहीं से देखते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में 2 प्रकार के घर मिले, एक दुर्ग मिले और एक निचला शहर। जो दुर्ग है प्राय इन्हें ऊंचाई पे बनाया गया है, और निचला शहर जो है वो जो है इन सभी वस्तुओं को बनाने से पहले इनकी एक बराबर नींव तैयार की गई है। और ये अनुमान लगाया गया है कि जो घर जो बनाए गए थे उनको बनाने से पहले नींव बनाई गई, फिर उनकी सड़कों का निर्माण हुआ, फिर नालियों का निर्माण हुआ, और इसके बाद में हर घर की एक दीवार जो होती थी वो दीवार जो है पक्का टच होती थी। इसका टच होने का रीज़न ये था ताकि घर के अंदर का जो अवसाद है, गंदा पानी है, कीचड़ है, वो सब इसके थ्रू बाहर निकला जा सके। इसके अलावा
यहाँ पर मकान बनाने में, प्रत्येक मकान को बनाने में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक खास विशेषता ये है कि इसको बनाते टाइम एक ऐसे जाल या ग्रिड का इस्तेमाल किया गया है जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं। इसके बाद में एक दूसरे पे समकोण पे काटती है। अनेक सारे नगरों को कई खंडों में विभाजित किया गया था। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें एक ही बस्ती को कई खंडों में विभाजित किया गया था। जैसे एक बाजार के लिए हो गए, एक गोदाम हो गया, एक आवास हो गया, एक खेत हो गए। तो इस तरीके से इसको हमने कई भागों में बांटा था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्मारक, स्मारक का मतलब होता है कब्र, तो कई सारे हड़प्पा सभ्यता के जो स्मारक है वो हमें शासकों की जानकारी देने में भी हड़प्पा सभ्यता की हेल्प करते हैं, क्योंकि कई तरह की कब्र मिली है। कुछ कब्र ऐसे मिली है जिनमें अमीर लोगों के अवशेष मिले। अमीर लोगों के अवशेष हमने क्या देखा, उनके आसपास या तो दुर्लभ चीज़ें मिली या ऐसी चीज़ें मिली जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। तो ऐसी चीज़ों को हमने क्या कहा है, अमीर लोगों की कब्रें। ऐसी लोग जो सामान्य सी चीज़ें थी जिसमें बहुत ही कम सामान मिला, तो वो शायद गरीब लोगों की कब्रें थी। इस तरीके से हम इस पर भी अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। मोहनजोदड़ो शायद क्या था, सबसे महत्वपूर्ण स्थल था। वहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है। वहाँ पर कई सारे हमें एक अन्नागार भी मिला है। अन्नागार का मतलब आप सभी को पता है। अन्नागार का मतलब है कि एक ऐसा अनाज के लिए स्टॉक बनाया गया था जहाँ पर इंसान, जो भी व्यक्ति था, अपनी आवश्यकता की चीज़ें वहाँ पर रखता था। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ईंटें थी। ये ईंटों की माप की लंबाई का जो है ये मिस्टेक है। एक बार आप इसको बुक से चेक करेंगे। ये 8:4:2 के अनुपात में इसको बनाया गया था। यानी आप ईंट अगर देखोगे आप, तो ईंट कुछ इस तरीके की ईंट को बनाया गया था इसे। तो ये इसकी, जैसे ये वाली इसकी जो है वो लंबाई हो गई। ऐसे मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे ये इसकी लंबाई होगी 8 रेशियो में, ये इसकी चौड़ाई होगी 4 रेशियो में, और ये 2 हो गई इसकी ऊंचाई। तो इस रेशियो में इसको क्या किया गया था, ईंटों को बनाया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। और हर जगह पर स्नानागार में भी हम देखते हैं कि भाई ज़मीन के ऊपर जो स्नानागार बनाया गया था, फर्श के ऊपर पक्की ईंटें लगाई गई थी, ताकि नहाते टाइम जो गाद यानी जो मिट्टी हैगी वो ऊपर ना उठे। पानी में आप कभी उतरोगे नहर वगैरह में, तो आपको पता होगा कि जब पानी गंदा होने का डर होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शायद पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। इसके अलावा पक्की ईंटें जो बनाए, और इसके अलावा स्नानागार के ठीक बगल में, जैसे स्नानागार है, इसके ठीक बगल में 3 कमरे बने हुए। एक शायद महिला के लिए, एक पुरुष के लिए, और एक कमरा ऐसा है इसमें महिला वस्त्र बदल सकती है, पुरुष वस्त्र बदल सकते हैं, और एक कमरा ऐसा था जिसके अंदर खुद कुआं है। यानी ऐसे लोग जो स्नानागार में नहीं जा सकते, तो वो लोग इस कुएं से, बाल्टी से पानी निकाल कर नहा सकते हैं। तो नहाने के अनुष्ठान जो है आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा पुराने ही रहे हैं हमारे यहाँ पर। इस वजह से इसको बनाया गया था। और मे भी पॉसिबल है, ऐसे मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत क्या मिली है, अनाज रखने के लिए एक गोदाम मिला है, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। तो ये चौड़ाई उसकी डायमेंशंस हो गई। इसके अलावा कालीबंगन में यहाँ पर देखेंगे ईंटों के कई चबूतरे मिले हैं, जहाँ पर शायद इसीलिए बनाए गए होंगे ताकि वहाँ पर कोई सामान रखकर बेच सके। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा सुविधाएं, संसाधन वगैरह नहीं थे। उसके बाद भी उन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्था की, इसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं। और अंत में यही आप सभी के लिए वीडियो थी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी की स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है जो आप सभी के लिए हैं वो आती रहेंगी, और मैं आप सभी का ऐसे ही मार्गदर्शन जो है वो करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।